Hello friends, I am KK sir here with the today's topic active and passive. Before starting the video, don't forget like, comment and share and also make sure to subscribe and press the bell icon. So don't wasting time, come on to the points. तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव। अब इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसके अंदर एक ही बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं। अब एक्चुअल में एक्टिव और पैसिव है क्या? एक्टिव का हिंदी मीनिंग होता है सक्रिय और पैसिव मीन्स निष्क्रिय। तो हमारा जो मेन टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव, इसमें क्या है, एक्टिव में सेंटेंस होता है उसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना होता है। किसी भी सेंटेंस का जो मूलभूत स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेन स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने का। एक्चुअल में जो एक्टिव में हमारा जो सेंटेंस होगा उसका हमारा स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी को हमें पैसिव में चेंज करना है तो उसका हमारा स्ट्रक्चर बनता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और मेन वर्ब का भी आप अगर इसको और डीपली देखें तो इसका होगा V3, यानी कि इसमें क्या चेंज हुआ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट। अब हमारा जो एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में इसी स्ट्रक्चर जब चेंज हो जाएगा तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म और उसके बाद सब्जेक्ट। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई किल्ड ए स्नेक यस्टरडे। ये जो हमारा सेंटेंस है वो एक्टिव के अंदर है। इसी का जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ए स्नेक was killed by me yesterday। तो देखो बच्चों इसमें क्या चेंजेस हुए, आई किल्ड ए स्नेक yesterday, इसका अगर हम हिंदी में रूपांतरण करें तो मैंने कल एक सांप मारा। इसी बात को जब हम पैसिव में कहेंगे तो ए स्नेक was killed by me yesterday, एक सांप कल मेरे द्वारा मारा गया। तो दोनों में चेंज क्या हुआ कि इसके अंदर एक्टिव के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर मूल फोकस रहता है, इट मींस उसकी प्रधानता रहती है, हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। उसी सेंटेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो अब सब्जेक्ट बनकर आएगा वो प्रधान हो जाता है। तो इसके अंदर इसका अर्थ निकलता है फिर एक सांप मेरे द्वारा कल मारा गया। इट मींस कहने का अर्थ क्या है कि दोनों ही सेंटेंस में सिर्फ बात को कहने के दोनों तरीके चेंज है, एक्चुअल में इनका अर्थ वही रहता है। एक्टिव का जो सेंटेंस है उसके अंदर जो अर्थ है वही पैसिव में रहेगा, यानी इसका भाव चेंज नहीं होगा, सिर्फ बात को कहने का तरीका चेंज हो जाता है। इसलिए ऊपर बताया गया था कि एक्टिव का अर्थ क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट सक्रिय रहता है, पैसिव में क्या है, ऑब्जेक्ट सक्रिय रहता है। तो हमारा जो मूल स्ट्रक्चर है एक्टिव के अंदर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव में उसी का आ गया हमारा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो हमें एक वर्ब दिखाई दे रही है और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ रही है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि हमारे जितने भी टेंस के अंदर जो पार्ट्स बनाए गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, ऐसे हम उनको 12 टुकड़ों में विभाजित करते हैं। तो उसके अंदर हमारे जो 10 पार्ट हैं उनके अंदर आपको हर एक को अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मिलती है, लेकिन 2 टेंस ऐसे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट जिनके अंदर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देती है, उनके अंदर सिर्फ मेन वर्ब पाई जाती है। इसलिए यहां पर सिर्फ मेन वर्ब लिखा गया V1, और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी। पैसिव का बनाने का सूत्र यही है कि सबसे पहले
जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का काम करेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी है, और उसके बाद मेन वर्ब की सभी के अंदर थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। अब अपना जो 2 पॉइंट आए कि 2 टेंस के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं देखने को मिलेगी, वो 2 ही परिस्थितियों में होगी, जो एक तो प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा या फिर पास्ट इंडेफिनेट होगा। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वहां पर आपको आप कैसे पहचान करोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है या पास्ट इंडेफिनेट है? तो इसका सीधा सा तरीका है, अगर हमें एक्टिव के सेंटेंस में V1 या V5 दिखाई दे, जो हमारा एक्टिव में जो सेंटेंस होता है, जैसे आई किल्ड अ स्नेक, ये एक्टिव का सेंटेंस था, ऐसे अगर सेंटेंस के अंदर तुम्हें या तो V1 होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या V5 के बारे में तुम जानते हो, V5 वो है जिसके अंदर मेन वर्ब के अंदर एस या ईएस लगा हुआ मिलेगा। तो उसके अंदर हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब अडॉप्ट करनी पड़ती है। इन दोनों ही टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब नहीं पाई जाती, उनको हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। आप ये मान सकते हो उधार लेनी पड़ती है, तो वो हमें लेनी पड़ेंगी इज, एम और आर। अगर हमारे एक्टिव के सेंटेंस में V1 है या V5 है। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। अगर मान लो हमारे एक्टिव के सेंटेंस में V2 है एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें उसको पास्ट इंडेफिनेट मानना है, और पास्ट इंडेफिनेट मानने का मतलब है उसके अंदर हमें दोनों फिर से हेल्पिंग वर्ब अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और वो हम करेंगे वाज और वर। प्रेजेंट इंडेफिनेट इज, एम, आर लगानी है, पास्ट इंडेफिनेट वाज वर कब लगानी है, जब हमें एक्टिव में V1 या V5 दिखे तो हमें इज, एम, आर में से एक हेल्पिंग वर्ब माननी है, और यदि हमें V2 दिखाई दे तो हमें वाज और वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी। बाकी जो तो हमारे 10 पार्ट बच गए टेंस के अंदर, 12 टोटल पार्ट्स हैं हमारे, तो उनके अंदर ऑलरेडी पहले से ही हेल्पिंग वर्ब से दी हुई होती हैं। इन 2 के अंदर ही हमें चेंज करना पड़ेगा। अब यहां तक आपके क्लियर है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कंपल्सरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब हो न हो, लेकिन मेन वर्ब जरूर मिलेगी, और उसको हमें अगर नहीं हो दोनों में तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट वही 2 ही बातें याद रखनी है। अब इस बात को आप समझ गए। देखो मोटे मोटे इसमें कितने 3 चेंजेस होते हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और एक प्लस आपने देखा होगा यहां पर बाई प्लस सब्जेक्ट होता है। यानी कुल मिलाकर मोटे मोटे 3 चेंजेस होते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, प्लस बाई लग जाता है, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। 3 चेंजेस मेन हैं जो किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए जरूरी हैं। अब इसी बात को हम और क्लियर अपनी मदर टंग में या कहीं अपनी देशी भाषा में आप समझना चाहो तो इसके लिए मैंने एक सूत्र बनाया है, कर्ता को कर्म करो, कर्म को करो कर्ता, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, बाई जाओ भरता। अगर आप ये सूत्र याद करते हैं तो मेरा दावा है कि आप लाइफ टाइम कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाना नहीं भूलेंगे, और आपके दिमाग में क्लियर रूप से एक्टिव से पैसिव बनेगा, ये बात समझ जाएगी। बेसिकली आपको ये सूत्र याद रखना है। मैं फिर रिपीट कर दूं, कर्ता को कर्म करो, कर्म को करो कर्ता, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, बाई जाओ भरता। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया एक्टिव से पैसिव बनाने का मूल स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज होते हैं। 3 चेंज हो रहे हैं। अब इसके बाद बढ़े, तुम्हें इसके अंदर दूसरी जो चीज चाहिएगी, चेंज ऑफ प्रोनाउंस, यानी जितने भी प्रोनाउंस हैं वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे तो उनको आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनानी पड़ेगी। उसके लिए आप ऐसे एक चार्ट बना सकते हो, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। यहां पर मैंने लिखा
आई, ये इसकी क्या होती है, सब्जेक्टिव फॉर्म। इस आई को जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसका चेंज हो जाएगा, मी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसकी बन जाएगी ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इसी प्रकार से वी, वी कन्वर्ट हो जाएगा अस, यू, यू का यू ही रहेगा। इसी प्रकार हमने नेक्स्ट सब्जेक्ट लिया दे, वो कन्वर्ट हो जाएगा देम, ही, हिम, सी, हर, इट, इट का रहेगा इट। तो कुल मिला के आपको ये 7 प्रोनाउंस याद रखने हैं जो कि सब्जेक्ट का काम करते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। और इनका जिसके अंदर चेंजेस हो रहा है, आई मी में, वी अस में, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। और अगर कोई नेम है तो उसमें कोई चेंज नहीं, नेम वैसे का वैसा नेम रह जाएगा। ये होते हैं प्रोनाउंस के चेंज। इसके बाद जैसे मैंने एक सब्जेक्ट सेंटेंस लिखा था, उसके अंदर मैंने लिखा था आई किल्ड ए स्नेक यस्टरडे। इसी वाक्य को मैं रिपीट कर रहा हूं। इसके अंदर सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ता है ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां होता है, हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा मेन वर्ब के बाद में। तो हमारा ऑब्जेक्ट है यहां पर, आई सब्जेक्ट है, किल्ड या मेन वर्ब है, स्नेक है हमारा ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसका बनाते हैं तो वही पैटर्न लागू करेंगे, स्नेक। अब बच्चों इधर ध्यान दो, अब इसके अंदर हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है, तो हमारा सूत्र कहता है कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद चाहिए मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब न होने की 2 ही स्थितियां होती हैं, या तो एक्टिव के सेंटेंस में V1 या V5 होगी, अन्यथा उसके अंदर V2 होगी। तो यहां पर हमने ध्यान से देखा तो ये हमारी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इट मींस ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। तो अब हमको पता है अगर पास्ट इंडेफिनेट है तो हमें वाज और वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो वो हम लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट है हमारा ए स्नेक, तो ए स्नेक के साथ सिंगुलर है तो क्या आएगी, वाज। थर्ड हो जाएगी किल्ड, फिर लग जाएगा वाई, और आएगी, अभी मैंने आपको चार्ट्स बनवाया था चेंज ऑफ प्रोनाउंस में, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है मी, और ये यस्टरडे। अब इसके अंदर एक बात मैं क्लियर करना चाहूं, ये यस्टरडे जो वर्ड है यहां पर ऑब्जेक्ट के बाद में कई बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरे को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं या यस्टरडे को ऑब्जेक्ट मानते हैं। ये नॉर्मली गलती होती है, क्योंकि नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या साइकोलॉजी बैठी हुई है कि जो वाक्य के अंत में होता है वही ऑब्जेक्ट होता है, शुरू में होता है वो सब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं होता है। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट होने के, ऑब्जेक्ट होने के लिए ये जरूरी है कि उसके अंदर जो वर्ब आ रही है वो ट्रांजिटिव हो, और वर्ब ट्रांजिटिव तब होती है जब वो व्हाट और whom का उत्तर दे। व्हाट मीन्स क्या, वुमन, किसे या किसको। अगर वो वर्ब इन 2 में से एक का भी जवाब दे रही है तो वो ट्रांजिटिव है, और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो वो अंडरस्टूड बात है, वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा सिर्फ उसी का हम पैसिव बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस वर्ड के सारे सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। तो हमारा आई किल्ड ए स्नेक यस्टरडे, हम इसको क्लियर करके देखें। मैंने कल एक सांप मारा, मैंने कल क्या मारा, ए स्नेक, उत्तर मिल गया। इट मींस ये वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव। तो एक स्नेक क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद ये जो यस्टरडे वर्ड आया है, इसके अंदर आपको नॉर्मली 2 ही टाइप के वर्ड्स मिलेंगे, टाइम और प्लेस के। वो जो टाइम और प्लेस को डिनोट करेंगे, तो उनको अगर वो एक्टिव में लास्ट में है तो आपको पैसिव में भी लास्ट में ही रखना है। कई बच्चों को गलती क्या करते हैं, ए स्नेक वाज किल्ड
यस्टरडे यहां लगा देंगे या फिर पहले लगा देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये टाइम एंड प्लेस वाले जो वर्ड हैं इनको लास्ट में ही रखना है। ओके, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब ये आपको किसी भी गाइड में या यूट्यूब पर चैनल्स वगैरह में देखोगे आपको पता लगता है कि बाई और ये आई का मी हो सकता है, लेकिन हम एक्चुअल में सोचें तो ये आई की जो हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाई ये मी क्यों बनी, इसके पीछे कोई लॉजिक है? या हमने तो लिखे थे चार्ट्स में ही का, हिम है, शी का, हर है, ये चेंज क्यों होते हैं? तो इसके लिए भी एक रूल्स है। आप कभी भी देखोगे तो अगर कोई भी प्रीपोजिशन है प्लस इसके बाद अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। प्रोनाउन होगा वो कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। इसीलिए ये जो हमारा बाई क्या है, यहां पर एक प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद हमें प्रोनाउन लगाना है। मान लो ये आई लगाना था तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है, इसलिए हमें ये मी लगाना पड़ता है। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे ही लुक्ड एट, अब मान लो मैंने यहां पर लिख दिया आई, तो आप बता सकते हो क्या सेंटेंस सही है ग्रामेटिकली? ही लुक्ड एट आई, उसने मेरी तरफ देखा, तो आप तुरंत आपका उत्तर होगा कि आई गलत है। क्यों है? क्योंकि आई क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म है प्रोनाउन की, और हमें इस पे अब इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? आई की जगह मी। तो हमारे एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम बाई के बाद में ये फॉर्म्स क्यों लगाते हैं, उसके पीछे का लॉजिक ये है, जो आपको नॉर्मली किसी गाइड में नहीं मिलेगा कि प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आता है। क्लियर? चलो गो अहेड। इसके बाद आपने चेंज ऑफ प्रोनाउन सीख लिए, एक्टिव और पैसिव है क्या एक्चुअल में वो सीख लिया। अब हमारे टेंस के मैंने बताया था शुरू करते ही कि 12 पार्ट्स में बांटा है हमने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उन्हीं को हमने फिर 4-4 पार्ट्स बना दिए गए। अब जो एक्टिव से पैसिव बनाते हैं वो जरूरी नहीं है कि सभी 12 पार्ट्स का पैसिव बनता है। उस 12 के अंदर हम सिर्फ 8 टेंसेज ऐसे हैं जिनका हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, और इसको बनाने के लिए मैं आपको 1 बाय 1 सिखाऊंगा। इसके एकदम आपको ये मान लो कि जड़ से